Hello friends, welcome to Raj Batra IAS Academy. My name is Deepak Thakur and I welcome you to the series Himachal Pradesh Administrative Services Prelims Examination 2021. इस एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए प्रीलिम्स के लिए हमारा जो टॉपिक है आज लेक्चर नंबर 7 पर हम आ चुके हैं और एम्प्लॉयमेंट आज हम एज अ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैं लेक्चर की शुरुआत करूँ उससे पहले आपको जस्ट अ स्मॉल थिंग, बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस आज जो है हम लेक्चर डायरेक्टली क्लासरूम में या स्टूडियो में नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन अ लैपटॉप, सो आई विल सिंसियरली रिक्वायर योर कोऑपरेशन एंड योर एंगेजमेंट। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक में, देख लेते हैं उसमें क्या क्या ओवरव्यू है। सबसे पहले एक जनरल आइडिया लेंगे व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज। टाइप्स डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के। देन इसके साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मेजर किया जाता है, इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है अनएम्प्लॉयमेंट का, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। एंड अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए क्या कुछ मैकेनिज्म इंडिया में वी आर प्रेजेंटली हैविंग। एंड एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, स्पेसिफिकली लास्ट ईयर्स जब से आपके लेबर लॉज में रिफॉर्म किए गए हैं तब से फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में कई सारी चीज़ें आई हैं। विल डिस्कस दैट ऑल्सो एंड विल इन द सीक्वेंस वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसकी भी डिस्कशन करेंगे। एंड मैं आपको कुछ पॉइंट मेंशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। ये आपको डिटेल में कवर अप करनी है फॉर विच वी विल प्रोवाइड यू द हैंड आउट ऑल्सो। चलिए शुरुआत करते हैं फिर लेक्चर की। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो एम्प्लॉयमेंट में कई सारे डायमेंशन होते हैं और सबसे पहले हमने ये देखना है कि पॉपुलेशन में आप किन को कंसिडर करते हैं कि दीज पीपल आर इन द एज ग्रुप और हैज़ दैट मच कैपेसिटी टू डू सम काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की क्षमता कौन सी पॉपुलेशन का कौन सा एज ग्रुप रखता है वो हमने डिस्कस करना है। तो इस एज ग्रुप की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी हम देखें तो इट इज़ कंसिडर्ड कि 15 से 64 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स आते रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होता है, जो कि 15 ईयर्स से 64 ईयर्स तक कंसिडर की जाती है कि इस समय में मेल और फीमेल दोनों ही एक क्षमता उनके पास होती है कि अपनी एक प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हो सके, जिसके ज़रिए ना सिर्फ अपने लिए वो वेरियस सोर्सेज एंड वेरियस वेल्थ अरेंज कर सके, बट अपार्ट फ्रॉम दिस दे कैन सस्टेन देयर फैमिलीज ऑल्सो। ठीक है, अब ये जो ईयर का कंसर्न है, कहीं पे 14 भी है, कहीं पर 14 भी है, कहीं 15 और कहीं 18 भी मेंशन है, कहीं पर 58, कहीं पे 64 भी है। तो ये वेरिएशन रहता है, बट वी आर टेकिंग इट एज अ कॉन्सेप्ट। नाउ तो एक तो हमने क्राइटेरिया डिफ्रेंशिएट कर दिया कि एक कंट्री की जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसमें से एक हमने अलग कर दिए हैं, दैट इज़ वर्किंग एज पॉपुलेशन। और इसके अलावा जो इस एज से कम है या इस एज से ज़्यादा है, इस एज ग्रुप से, वो या तो यंग है या तो ओल्ड है, तो इनको हम यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दे आर नॉट बीन कंसिडर फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अब इसके बाद हमारे पास फर्दर कंसर्न आता है रिगार्डिंग कि अब ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में जितनी पॉपुलेशन है, मान लेते हैं इंडिया में अगर आपके यहाँ 60% पॉपुलेशन इस क्राइटेरिया में है, तो ये आपकी लेबर फोर्स का पार्ट बनते हैं। और लेबर फोर्स का पार्ट अपने सारे वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं होगी। इसमें से सबसे पहले हमने एक और चीज़ निकालनी है, वो है नॉन पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज इस एज ग्रुप में कुछ ऐसे भी क्लास ऑफ पर्सन होंगे एंड इंडिविजुअल्स होंगे जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी ना किसी रीज़न से दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि स्टूडेंट्स, दे आर इनटू स्टडी, ठीक है, वो अभी पढ़ने की स्टेज में, तो इनको अभी नौकरी चाहिए नहीं, और या फिर अभी नौकरी करने के लिए हम इन्हें कंसिडर नहीं करते। कोई इम्प्रिजनमेंट में है, कोई जेल में है, चाहे इसी एज ग्रुप का है, तो उसे भी हम कंसिडर नहीं करते। कोई इल है या फिर अदरवाइज एज इन एनी वे वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में या फिर लेबर एक्टिविटी में या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जैसे कि आपके रिलीजियस काफ़ी सारे सेक्ट्स होते हैं जहाँ पर दे आर इंगेज इन वेरियस रिलीजियस एक्टिविटीज़, बट दे आर नॉट इंगेज इन द एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास बचे वो लोग जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, जिनके पास काम है या काम करना चाहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं लेबर फोर्स। मैं फिर से आऊँगा इस टॉपिक पे, तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये होती है हमारी लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स में भी जिनको काम मिल गया वो कहलाएंगे एम्प्लॉयड।
जिनको काम मिल गया वो कहलाएंगे एम्प्लॉयड, और जिनको काम नहीं मिला वो कहलाएंगे अनएम्प्लॉयड। तो ये भी आपकी एक डिफ्रेंसिएशन हो गई। इसके बाद अब नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन देते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि टोटल पॉपुलेशन किसी कंट्री की, उसमें से आप पहले ओल्ड और यंग को अलग कर दीजिए और फिर एक वर्किंग एज पॉपुलेशन को डिफाइन कर लीजिए, तो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी। और उसमें से फिर जब आप नॉन पार्टिसिपेंट्स को निकाल देंगे जो अदरवाइज इंटरेस्टेड नहीं है काम में या फिर नहीं कर पाएंगे, उनको निकालने के बाद आपको के पास जो लोग बचे वो है लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स में से अब आप एम्प्लॉयड को अलग कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयड को अलग कर सकते हैं, मतलब जिनको काम मिल गया और जिनको नहीं मिला। इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊं, इसका मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले बात एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये है कि ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व है, काम है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जहाँ से आपको किसी भी तरह का रिम्यूनरेशन मिल सके, इनकम जहाँ से आप जनरेट कर सकें, ये आपका जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट इसी में कुछ लोग आपको इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए आपके पास अलग अलग वेरिएशंस होंगे। जैसे कुछ लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद का काम होता है, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे रेडी फड़ी ही लगा रहे हो, या फिर वो सीए फर्म चला रहे हो, या फिर किसी भी तरह का और कोई और काम कर रहे हो जिसमें कि वो खुद के मालिक हो। और दूसरे होते हैं आपके सैलरीड पर्सन, जो कि किसी की नौकरी कर रहे हैं, मतलब चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, बट दे आर गेटिंग सैलरी आउट ऑफ इट, वेजेस मिल रहे हो उसके लिए। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कैजुअल लेबर्स। कैजुअल लेबर्स आर दोज पीपल हु आर काइंड ऑफ इन्वॉल्व मेनली इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में खासकर काम करते हैं। जैसे कि वो लोग जो कि दिहाड़ी के बेसिस पे या डेली बेसिस पर काम करने वाले, जैसे लेबर आपके जो भी कंस्ट्रक्शन लेबर होती है वो इस कैजुअल लेबर में कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो ये लोग क्या हैं, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड किसे कंसिडर किया जाता है। अनएम्प्लॉयड के लिए वो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है वो आपका जो है अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाता है। क्लियर, तो वो आपका अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाता है। अब इसके अपार्ट अभी हमने डिस्कस किया कि देयर आर सम पीपल हु आर नॉट अदरवाइज इंटरेस्टेड टू वर्क और आर इन एनी वे नॉट एबल टू वर्क। तो ये इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, या तो वो स्टडी कर रहे होंगे या फिर वो रिटायरमेंट हो चुकी है उनकी, ऑलरेडी वो 64 ईयर्स की जो एज है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो ये रिटायर्ड, स्टडिंग एंड नॉट एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, ये भी। और हु आर ओनली एंगेज इन डोमेस्टिक ड्यूटीज़। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाउस होल्ड ड्यूटीज़ की, और हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में भी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं the housewives की, because they work and put the effort in the same way, but their efforts are not been considered under economic activity because हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि इसमें कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलता। तो ये तीन कैटेगरीज हैं टाइप ऑफ फॉर डिफ्रेंशिएटिंग द वर्क फोर्स इनटू 3 कैटेगरीज। तो अब हम बात करते हैं आपका स्पेसिफिकली लेबर फोर्स के बारे में। लेबर फोर्स में आपने कुछ नहीं करना है, बट आप बस जस्ट प्लस कर दीजिए एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को, और इसके बाद आपके यहाँ जो आएगा दैट विल बी योर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो ये आपकी होगी लेबर फोर्स। ठीक है, तो ये आपकी हुई टोटल लेबर फोर्स। तो टोटल लेबर फोर्स आपके अंदर को क्या क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आ जाएंगे। कौन नहीं आएंगे, जो कि इस एज ग्रुप में नहीं आते, जो वर्किंग पॉपुलेशन का एज ग्रुप है उसमें नहीं आते, या फिर किसी भी कारण से वो काम करने की इच्छा ही नहीं रखते या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनको हमने अलग कर दिया। तो एग्जाम में आ जाता है कई बार ये टर्म, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। अब लेबर फोर्स तो आपने समझ लिया कि कौन है ये लेबर फोर्स की जो कि काम करने की इच्छा रखते हैं और हु हैज़ दिस डिज़ायर और इन द वांट ऑफ वर्क। ठीक है, इन द वांट ऑफ वर्क, सो दे आर कॉल्ड लेबर फोर्स। नाउ इस लेबर फोर्स को जब आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर ऑफ लेबर फोर्स विद सम टोटल पॉपुलेशन, देन व्हाट यू गेट, दैट इज द रेशो। दैट इज द रेशो ऑफ व्हाट, दैट इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो आपको मिल जाएगी। तो अगर इंडिया में हम कहते हैं कि जो लेबर फोर्स है आपकी 60 करोड़ के आसपास है, एंड यू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 130 करोड़ के आसपास अगर आपकी पॉपुलेशन है, और वर्किंग पॉपुलेशन मान लेते हैं कि आपकी इतनी है, तो ये आप जब डिवाइड करेंगे तो 60% आपके पास क्या आएगा, दैट इज़ दिस इज़ योर लेबर फोर्स। तो आपके पास लेबर फोर्स आ गया। 60 करोड़ क्या है, दैट इज़ योर लेबर फोर्स, और 100 क्या है, दिस इज़ योर
वर्किंग पॉपुलेशन, दिस इज योर वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग एज की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका आपने निकाल लिया रेशो, क्या कितना निकला, 60% आपका रेशो निकल गया। ठीक है, अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन, डोंट वरी, इस पूरी लेक्चर का जो पीपीटी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लेक्चर ख़त्म होने के बाद ही सेम डे इसे अपलोड कर दिया जाता है, तो यू कैन रेफर दैट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो क्या है, WPR। अब वर्कर पार्टिसिपेशन, इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें फर्दर हम डिवीजन करेंगे कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो एम्प्लॉयड है, अब बाकी सबको आप छोड़ दीजिए, जो नॉट इंटरेस्टेड थे वो तो लेबर फोर्स में वैसे भी नहीं है, और जो अनएम्प्लॉयड है वो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का पार्ट थे, लेकिन अब उनको आप अलग कर दें और सिर्फ एम्प्लॉयड की बात करें, तो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन को अगर आप डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन, तो जो रेशो आपके पास आएगा वो होगा वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो। क्लियर। इसको एक ग्राफ से, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो क्या है, जहाँ पर आपका एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आ गए, और इसको डिवाइड किससे किया है, हमने टोटल पॉपुलेशन से किया है। इसको टोटल पॉपुलेशन से किया, तो ये जो रेशो आ रही है ये आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो होगी। और इसमें से अगर मैं सिर्फ ये निकाल दूँ, अगर मैं अनएम्प्लॉयड की बात ना करूँ और सिर्फ एम्प्लॉयड को डिवाइड करूँ टोटल पॉपुलेशन से, दिस इज़ योर टोटल पॉपुलेशन, सो आपके पास इसके बाद जो आएगा दैट विल बी योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेशो, WPR। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कई सारे टाइप्स डिफाइन किए गए हैं। अगर इन जनरल हम बात करें ओवर द बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक साइकिल एंड ऑल, सो हमारे पास कुछ एम्प्लॉयमेंट ऐसे हैं जिसमें कि जैसे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यहाँ पे व्हेन अ वर्कर लीव्स देयर ओल्ड ऑफिसेस बट डू नॉट और हैवंट येट फाउंड वन न्यू वन। मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आप इस तरह समझिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं किसी भी इकॉनमी में, लेकिन कई बार होता क्या है कि आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आप पहले किसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे। कोविड की वजह से, या कोविड को चलो अभी कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ एन एक्सेप्शंस एंड टू द इकोनॉमिक कंडीशंस और द इकोनॉमिक साइकिल्स, सो ड्यू टू सम रीज़न आपकी ये जॉब चली गई है। नाउ यू आर इन सर्च ऑफ सम अदर जॉब। अभी आप बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और अब आपके पास अपॉर्चुनिटी बैंक में नहीं आ रही है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, बट अल्टीमेटली आपको जो जॉब मिला वो जाके एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ऑपरेटर का काम मिला, या पेट्रोल फिलिंग के लिए आपको काम मिलता है। सो अब ये जो इन बिटवीन आपके पास जो टाइम रहा, या जिस टाइम तक आपके पास जॉब नहीं रही, वो आपकी क्या है, वो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट है कि एक फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप निकल के दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी तक जा रहे हैं, एंड ये सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी सिमिलर वे में वैलिड होगा, तो दैट इज शुड बी कंसिडर्ड हियर। नाउ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है कि ये वो कंडीशन है जहाँ पर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या पूरा इकोनॉमिक सिस्टम में इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से कुछ टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपके पास पहले थी उसका मिसमैच क्रिएट हो गया, उसका मिसमैच हो गया है अभी की प्रेजेंट सिचुएशन से। कैसे? फॉर एग्जांपल पहले आपके पास जो है हैंडलूम्स हुआ करते थे जहाँ पर कपड़ा जो है हाथ से बनाया जाता था, जहाँ पे कपड़ा जो है हाथ से बनाया जाता था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई और इकोनॉमिक चेंजेस आए, कई सारे चेंजेस इस तरह से आए जो इस यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते थे वो उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पाए या फिर नई टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं कर पाए, बिकॉज अब इसके बाद आपके पास नई डेवलपमेंट क्या हुई, आपके पास पावर लूम्स आ गई। तो आपके पास पावर लूम्स आ गई और पावर लूम्स जो है सभी यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सबके पास एवरीवन डू नॉट हैव दिस स्किल कि वो पावर लूम का इस्तेमाल कर सकें या मशीन्स पे काम कर सकें या फिर आपकी मैकेनाइज मशीन्स पे जो है वो काम कर सकें। तो ये लोग क्या हो गए कि ये आउट ऑफ नीड हो गए या इनका जो स्किल है वो मैच नहीं कर रहा है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल। तो इनका अब नाउ दे आइदर नीड टू इम्प्रूव देयर स्किल और अदरवाइज दे विल रिमेन अनएम्प्लॉयड। तो जब तक ये अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो दे विल बी कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इससे कई सारे एग्जांपल आप इंडियन इकोनॉमी में और भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका विद कॉन्टेक्स्ट टू योर रिसेंट फिनोमिनाज लाइक आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप देखो तो वहाँ पर भी कई सारी तरह की एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूँ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जैसे जैसे आपके पास मैकेनाइजेशन बढ़ रही है या ऑटोमेशन बढ़ रही है, आपको लेबर्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पर कम है, मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट कम है,
तो वो आउट ऑफ बिजनेस जा रहे हैं, या फिर आइदर यू बिकम अ टेक्नीशियन जो इस मशीन को, ये रोबोटिक आर्म्स को एंड ऑटोमेटिक मशीन्स को ऑपरेट कर सके, अदरवाइज दे विल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल वेल्डर्स, और पहले जो है वो चाहे बॉडी शॉप हो जहाँ पे पेंट किया जाता है कार को, या फिर वेल्डिंग की जाती है कार के लिए, वो पहले मैनुअली किया जाता था, लेकिन अब आपके पास ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन ज़ीरो के बराबर है। सो उनकी रोजी रोटी इस पर बनाई है। एंड देन योर थर्ड वन इज़ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपके इकोनॉमिक में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हम पहले हमने हिस्ट्री में देखा था कि 1928 में आपके पास जो है ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आती है 1928-29 में। इसके बाद आपके पास रिसेंट बात करें, अगर आपको थोड़ा सा भी रिमाइंड आपको हो, 2008-9 में फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, स्पेसिफिकली अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज़ को इम्पेक्ट करता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से इनका जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एक लार्ज लेवल पे क्रिएट होती है। तो माना ये जाता है कि हर इकोनॉमी में जो ग्रोथ है एंड डिक्लाइन है वो साइड बाय साइड चलता रहता है। कभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और कभी दे विल बी कंट्रैक्शन एंड अकॉर्डिंगली। तो जब भी किसी भी इकोनॉमिक में स्लो डाउन आएगा या कंट्रैक्शन आएगी, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगी जिस स्पीड से अदरवाइज करनी चाहिए, तो इसको हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं। जैसे कि किसी कंट्री में, जैसे इंडिया में, हम पॉलिटिशियंस या हमारी गवर्नमेंट हमेशा टारगेट करती है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ करें, 10% के आसपास ग्रोथ करें, क्योंकि आपकी बढ़ती पॉपुलेशन के हिसाब से और जिस हिसाब से आपकी यूथ पॉपुलेशन वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है, अगर उस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। और यही होगा आपका साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का एक सिनेरियो, कि या तो वहाँ पे स्लो डाउन आ गया है, या फिर इकोनॉमी जो है नेगेटिव में जा रही है, या फिर ग्रो ही नहीं कर पा रही है, स्टेगनेंट आपकी वहाँ पे ग्रोथ चल रही है, तो वह भी आपका इकोनॉमिक्स अप्स एंड डाउन्स का एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज में आपको एक्सप्लेन करूँ, तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो कैटेगराइजेशन है वो इसी फील्ड के लिए है। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कंसिडर की जाती है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। और जब तक ये क्लास चल रही है, आई विल आस्क यू कि लाइव चैट में आप मुझे बताओ कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का परफेक्ट एग्जांपल क्या होगा, बिकॉज ये आपके हिमाचल के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर एज इज मेनली कैटेगराइज्ड टू हैव और टू कंसिस्ट और टू कंटेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि सबसे ज़्यादा आपकी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में देखी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो एग्रीकल्चर है, बिकॉज यहाँ पर एक ही फील्ड में आपको जो खेत 4 लोगों से भी संभाला जा सकता है, और 5वां या 6वां पर्सन अगर उसमें ज्वाइन इन करेगा तो प्रोडक्टिविटी में कुछ भी इंक्रीज़ नहीं आने वाला। इसे बोलते हैं ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इसको बोलते हैं ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे, कि आपके पास पहले 2 जो है लेबर इन्वॉल्व थी, तो प्रोडक्शन जो है मान लेते हैं हमने 400 क्विंटल का कर दिया। अब आपने 4 लेबर इन्वॉल्व कर लिया, तो आपने प्रोडक्शन जो है वो 800 क्विंटल का कर दिया, मतलब डबल हो गया है। इंटू 2 का सिनेरियो है यहाँ पर, कि आप जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ रही है। लेकिन यही सोचकर आपने नए और लेबर्स हायर कर लिए, कि आपने 6 वर्कर्स हायर किए और देखा कि प्रोडक्शन बढ़ा तो है लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ा जिस स्पीड से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अब 900 ही बढ़ा है। ठीक है, सो ऐसे ही आपने फिर ऐसे करते हुए 8 लोगों को हायर कर लिया। अब हम देख रहे हैं प्रोडक्शन उतने का उतना ही है, 900 का 900 ही है। तो मतलब अगर आपने पहले 800 किया था, तो हम इसे इस वे में कैलकुलेट करते हैं कि 800 की आउटपुट कैसे आई थी, बाय प्रोवाइडिंग इनपुट ऑफ 2 मोर लेबर्स। ठीक है, तो 800 को हम 400 से डिवाइड करेंगे पहले से, तो आपको 400 प्लस आ रहा था। ठीक है, तो ये आपकी मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी थी वो 2 की कितनी थी, 400, और 1 की थी आपकी 200 क्विंटल्स की। ऐसे आपने और बढ़ाया तो आपके पास अब 2 वैल्यूज़ आ गई, दैट इज़ 900 एंड 800। सो इसको आपने कैलकुलेट किया तो 900 आपका बाय माइनस करेंगे आप बाय 800, तो आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ योर 100। तो इंक्रीज़ जो है कम हो रहा है, लेकिन डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, लेकिन इंक्रीज़ तो हो रहा है, तो दैट इज़ वन थिंग। अब इसी के साथ जब हम बात करते हैं कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 8 लेबर्स को इन्वॉल्व करने के बाद भी 8 लेबर को इसमें डालने के बाद भी
आप 900 माइनस 900 ही कर पा रहे हैं, और अल्टीमेटली हुआ क्या कि ज़ीरो इंक्रीज़ है, मतलब एक भी एडिशन ऑफ न्यू लेबर जो है उसे ऐड करने के बाद आपको जो आउटपुट मिल रही है वो अभी भी ज़ीरो, तो इसी को बोला जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो गई है। दिस इज़ योर ज़ीरो मार्जिन प्रोडक्टिविटी, और जहाँ पर भी ज़ीरो मार्जिन प्रोडक्टिविटी हो जाए तो इसी को हम बोलते हैं दैट इज़ स्पेसिफिकली सीम्स टू बी कॉल्ड एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि नया एम्प्लॉयमेंट, नए लोगों को हायर करके आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट दिस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में भी काफ़ी प्रेवलेंट है, जैसे कि आप देखते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर सीज़न में आपके पास वर्क है। फॉर एग्जांपल योर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे जो आपके पटाखे बना रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, या फिर हम बात करें जो आपकी लेबर है जो कि माइग्रेंट लेबर है जो कि कई बार दिल्ली में आएगी स्पेसिफिक सीज़न में काम करने के लिए, या फिर यूपी और हरियाणा, आपका पंजाब एंड हरियाणा में जाएगी स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग एज अ एग्रीकल्चर लेबर। सो एक पर्टिकुलर टाइम पर आती है, ठीक है। और जब वो काम है, जैसे कि अभी अगर आपको चावल की बुआई करनी है या फिर इसकी हार्वेस्टिंग या कटाई करनी है, उस समय पर तो आपको रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद नहीं होगी। और ऐसे ही आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ लेबर्स की, जो आपको चाहे एप्पल हार्वेस्ट के लिए, चाहे जो एप्पल का हार्वेस्ट है, मैं ट्राई कर रहा हूँ एप्पल अच्छे से बनाने की, तो एप्पल हार्वेस्ट को पैक करने के लिए आपके पास आप लेबर बुलाते हैं, बट आफ्टर दैट टाइम दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर दैट पर्पस। तो एग्रीकल्चर लेबर जो है इंडिया में दे रेयरली हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या कंसर्न है, दैट इज मिसमैच। देयर इज मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबिलिटी एंड द स्किल दे हैव विद देम। जो उनका स्किल है उससे कंपैरिजन में दे डू नॉट हैव द जॉब अपॉर्चुनिटी इन दैट वेज। तो मैनी पीपल इन इंडिया डू नॉट गेट द जॉब ड्यू टू लैक ऑफ द रिक्विजिट स्किल। जैसे कि कई बार रतन टाटा अपने कई इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं दैट इंडिया हम जॉब देने को तैयार है, बट पीपल आर नॉट दैट मच कैपेबल कि वो आके उन स्किल्स को एक्वायर कर सके, या फिर उनके पास वो स्किल ही नहीं है जो हमें हमारी इंडस्ट्री में चाहिए। तो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू दैट यू नीड टू स्किल देम और रीस्किल देम सो दैट दे कैन बी टेकन बाय द इंडस्ट्री, बिकॉज वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल नहीं है। आपको अगर फॉर एग्जांपल किसी ने वोकेशनल कोर्स भी किया है तो आपको वही स्कूटर जो है बार बार उसी को ही खोल कर ठीक करना सिखाया जा रहा है वोकेशनल कोर्स में भी। लेकिन अब जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, दे नॉट नीड टू वर्क ऑन एनी मोर ऑन दीज ऑटोमोबाइल्स, बट दे रिक्वायर पीपल हु कैन, they require these people also but not in that number, but they now require who can operate their automated machines and all। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न रहता है। और द लिमिटेशन दैट इज़ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, कि स्किल्स के अकॉर्डिंग आप लोग जो है दे आर नॉट वेरी मच कैपेबल फॉर हैंडलिंग दोज काइंड ऑफ जॉब्स विच आर नाउ अवेलेबल, एंड दोज जॉब्स विच दे कैन डू और द स्किल्स दे हैव उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। और इसीलिए आगे हम एक बात करेंगे एक टर्म की, दैट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट इसी स्किल से ही एसोसिएट करता है कि अगर आपको इंडिया में जो बढ़ती यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में बढ़ती जा रही है, सो इस वर्किंग एज को आप तभी कैटर कर पाएंगे, तभी इसको आप बेनिफिशियल बना पाएंगे, या इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में ये लोग तभी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अगर आप इनको रिक्वायर्ड स्किल भी दे सकें। बिकॉज जब तक आप रिक्वायर्ड स्किल नहीं देंगे तब तक इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इनका ज़ीरो रहेगा, और तब तक ये आपकी कंट्री के ऊपर बीइंग अ प्रोडक्टिव वर्किंग एज, उसके बाद भी ये कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ अ कंसर्न। नाउ नेक्स्ट इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट।
ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कि एक इकोनॉमी में जो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जैसे कि रिसेशन हो गया या फिर डिक्लाइन हो गया या फिर अकॉर्डिंगली, तो ऐसे टाइम पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जो है लोग खोलते हैं, अपॉर्चुनिटी खोलते हैं, एंड दैट इज़ द कंसर्न। ठीक है, इसकी वजह से ओवर द ईयर्स एंड उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ द डिक्लाइन दे लूज देयर जॉब्स एंड ऑल। ठीक है, तो वो एक मेजर कंसर्न रहता है ना। इसके बाद दो और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कि आपका स्किल जो आपके पास है दैट इज़ नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एनीमोर, तो यहाँ पर आपका टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका रहता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया। यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल चेंज नहीं आएगी, टाइमिंग नहीं है, ना ही ये आपका कैटेगराइजेशन में आता है ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट में कि स्ट्रक्चरली कोई चेंजेस आए हैं उसकी वजह से। बिकॉज अब स्ट्रक्चरल चेंज कैसे होता है कि इकोनॉमिक में सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन देखो स्ट्रक्चरल चेंज में कैसे होगा, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाए और बाकी सेक्टर का बढ़ता रहे, तो वो आपका क्या हुआ, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो गया कि आपकी जो एग्रीकल्चर है वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, बाकी अदरवाइज जो है यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो वो आपका कंसर्न आ गया। अब ऐसे ही आपका टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर फिट होता है कि आपके इकोनॉमी में बाकी स्ट्रक्चरल जो है वो सेम है कि एग्रीकल्चर की में जो पार्टिसिपेशन है पॉपुलेशन का सेम है, उसके आउटपुट भी सेम है, उसका पार्टिसिपेशन इन द जीडीपी भी सेम है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी लेबर उतने ही इन्वॉल्व है, कंट्रीब्यूशन भी उतने ही इन्वॉल्व है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। लेकिन उनकी टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से अब वो कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ एम्प्लॉयज वर्क नहीं कर पा रहे हैं। सो इसको ही बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये कहा जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड ओवर ऑटोमेशन की वजह से इट इज़ अ प्रेडिक्शन दैट प्रपोर्शन ऑफ जॉब थ्रेटन्ड बाय द ऑटोमेशन इज़ अराउंड 69%। तो ये बहुत बड़ा नंबर है कि अगर इंडियन पॉपुलेशन और वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो एडजस्ट नहीं करती है विद न्यू अपकमिंग स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, सो 69% लोगों की जो जॉब है वो खतरे में है, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, तो आई विल नॉट गो फर्दर इनटू दिस डिटेल, जस्ट रेफर टू द दीज पीपीटी पीडीएफ। सो एक बार आप फिर से देखें, यू कैन क्लियर योर डाउट। क्लियर। नाउ वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक नई कैटेगरी आती है। अब वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज जैसे मैंने बोला कई सारे लेबर रिफॉर्म्स अभी रिसेंट टाइम में हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें क्लैरिटी रहे, क्योंकि अगर ये पॉइंट आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर। पॉइंट क्या है कि इंडिया में कई सारे वर्कर्स जो हैं वो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा उनके साथ साथ, तो ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना किसी भी तरह की उनको जॉब सिक्योरिटी कोई अश्योरेंस है, ना ही कोई बेनिफिट मिल रहा है सोशल सिक्योरिटी के नाम पे, ना ही उनका कोई इंश्योरेंस स्कीम मिल रही है, ना ही उनको कोई लीव मिल रही है, या फिर किसी भी तरह का और बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और अब क्योंकि किसी भी तरह की लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं है, सो बिना किसी लीगल प्रोटेक्शन के सबसे बड़ा थ्रेट आपकी जॉब पर ही आता है कि आपको कब निकाल दिया जाए, दैट यू डू नॉट नो। So these people are deemed unemployed since record of their work is never maintained। तो अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की या अदरवाइज रिकॉर्ड्स की हम बात करें तो ये कभी रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो इनको भी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में हम कंसिडर करते हैं, एंड इट इज़ द मेन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बाद अगर हम बात करेंगे तो वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। क्लियर। नाउ इंडिया में मेजर कैसे किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, मैं इसमें चलूँ इससे पहले सर आप सबको एक बात बता दूँ कि अभी जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, इसका ये काम होता है कि इसे जो है कलेक्ट करना है डेटा फॉर द पर्पज़ फॉर बी यूटिलाइज बाय द अदर एजेंसी। तो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो या आपका हेल्थ सर्विस भी हो, कई सारी चीज़ों में NSSO इन्वॉल्व हुआ करता था, लेकिन अब NSSO जो कि पहले काम करता था अंडर द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ साथ मिलकर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिलकर काम किया करता था। बट द थिंग इज़ कि अब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को भी और NSSO को भी, इन दोनों को ही मर्ज कर दिया गया है एक नई इंस्टीट्यूशन में जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अब बना दिया गया है, और पहले NSSO एक इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ की तरह भी काम करता था, इट हैज़ ऑटोनॉमी इन हिज फंक्शनिंग,
बट अब क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके अंदर ये इन्हें काम करना पड़ेगा। तो मतलब ये डायरेक्टली अब सेंट्रल गवर्नमेंट की सुपरविजन में और कमांड में आ चुके हैं। क्लियर, ये याद रखिएगा, हो सकता है इसमें भी आपको पूछ लें क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं कि ये मेजर कैसे किया जाता है, डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो इसके डेटा कलेक्शन में सबसे पहली बात आती है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। यूजुअल स्टेटस अप्रोच क्या है? इसमें हम क्या करते हैं कि वी जस्ट आस्क द एम्प्लॉयज़, एनएसओ घर घर जाता है एंड एक सैंपल बनाता है कि ऑल हु आर द पीपल हु आर बीन एम्प्लॉयड, जिनको जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है, मेजॉरिटी ऑफ द ईयर क्या है, उनको एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, मतलब कुछ भी कमा रहे हैं लेकिन कमा रहे हैं। तो 365 दिन में से वो अगर 80 दिन जा रहे हैं या फिर 90 दिन भी कमा पा रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो किसी भी तरह की कमाई जो है वो कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ योर यूजुअल स्टैटिस्टिकल अप्रोच। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है वीकली स्टैटिस्टिकल अप्रोच। और वीकली स्टैटिस्टिकल अप्रोच में हमारे पास पॉइंट आता है दैट यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वीक में कितने घंटे का काम रहा। ठीक है, तो सर्वे करने वाला जो सर्वेयर जाएगा वो क्या पूछेगा कि पिछले एक हफ्ते में आपके पास कितने घंटे काम था। अगर वो कहता है कि मेरे पास को एक भी बिल्कुल काम ही नहीं था, एक भी घंटे का काम नहीं था पिछले बार में, तो पिछले हफ्ते में, तो उससे भी हम क्या कंसिडर कर लेंगे, उससे भी हम अनएम्प्लॉयड कंसिडर कर लेंगे, उसको भी हम अनएम्प्लॉयड कंसिडर कर लेंगे, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर इवन फॉर एन आवर इन द लास्ट वीक। क्लियर? नाउ डेली स्टेटस रिपोर्ट। डेली स्टेटस रिपोर्ट में क्या बात आती है आपके पास, दैट इज़ कि आप, अब हम देखेंगे कि डेली बेसिस पे भी क्या अब पूछा जाएगा कि क्या कल आपके पास काम था। अभी सबसे लाइव डेटा आप इसे कह सकते हो, सबसे लाइव डेटा आपको रहता है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपको रिसेंट पता है कि अब तो देखिए अगर पूरे साल की बात करेंगे, अगर आप लास्ट ईयर किसी को पूछते हैं कि क्या आप अनएम्प्लॉयड रहे, तो कहेगा कि नहीं मार्च तक तो मेरे पास काम था, तो देन एनएसएसओ अपने फाइल में लिख देगा कि दिस पर्सन वॉज एम्प्लॉयड। बट अगर वीकली बेसिस पे आप वीकली स्टेटस अप्रोच लेंगे इसमें, तो हमें पता लगेगा कि नहीं इसके पास अभी रिसेंटली जॉब नहीं है, तो एकदम से स्पाइक हो जाएगा कि अक्टूबर नवंबर में बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं थी एंड ऑल। ठीक है, ऐसे डेली बेसिस पे अगर आप मेजर करेंगे एंड यू विल आस्क अ पर्सन कि कल आपके पास नौकरी थी और कि कल कोई काम था या नहीं, तो जैसे कि नहीं था, 1 घंटे का भी नहीं था, तो अगर 1 घंटे का भी नहीं है तो दैट विल पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। और ये हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द अनएम्प्लॉयबिलिटी ऑफ डेली वेजर्स। डेली वेजर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम स्पेसिफिकली बात करते हैं। ठीक है, सो ये आपकी स्पेसिफिकेशंस होगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, अभी डिस्कस करेंगे अबाउट द अदर इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ योर फॉर दिस अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। देखो बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की अनएम्प्लॉयमेंट की कैसे कंसिडरेशन हम करते हैं कि ये सेक्टर होते क्या, पहले तो ये बात करते हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या है और इनफॉर्मल या फिर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या है। बड़ी सिंपल सी बात समझना कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट उसे बोला जाता है जहाँ पर यू हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, या फिर आप कह सकते हो कि जहाँ पर किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये आपकी होती है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। और इसके पार्ट बाकी सभी जो है वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। अब ये हुई दो तरह की एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई किए जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है। अब इसको हम जब देखते हैं सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में, अब हम बात करेंगे, एक टर्म आती है ऑर्गेनाइज सेक्टर और इनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है उस स्पेसिफिक सेक्टर को जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, वेरियस काइंड ऑफ गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है प्रॉपरली। दे आर रजिस्टर्ड अंडर वेरियस गवर्नमेंट डेटा, चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट में के अंदर रजिस्टर होने वाली फैक्ट्रीज हो, स्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के अंदर रजिस्टर होने वाली स्टैब्लिशमेंट्स हो, या फिर और कई सारे रूल्स रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करने वाले, जैसे आपके पास शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट्स में इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाता है इसको। सो वहाँ पे अगर आप किसी भी तरह से प्रॉपरली गवर्नमेंट के दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और आपको गवर्नमेंट को की तरफ से बेनिफिट या फिर एटलीस्ट रिकॉग्निशन मिला हुआ है, तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि इसमें कितने लोग कहाँ पर इन्वॉल्व हैं, किस तरह की फैक्ट्रीज और कितनी फैक्ट्रीज या किस तरह का एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे कितना चल रहा है। ठीक है, बिकॉज इनका ये इतने स्कैटर्ड तरीके से काम करते हैं कि इनके स्पेसिफिकली इनको किसी भी तरह से किसी भी डेटा में काउंट कर लेना बहुत मुश्किल है। और इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ जो सेक्टर में जिसमें वर्कर्स एम्प्लॉयड है, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर हु आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर इन दिस स्पेसिफिक सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही इंडिया का सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है, लेबर फोर्स है, उसका पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है। अब मैं आपको इसमें बस एक छोटा सा डेटा देना चाहूँगा। ये जो टेबल आप देख रहे हो ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कैटेगराइजेशंस कि कैसे अब हम अब प्रेजेंट स्टेटस डिस्कस कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। सो अगर हम डेटा उठाएं 2017-18 का, बिकॉज आपको ये ही अभी अवेलेबल है रिसेंटली। सो इसमें हम सबसे बात करें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन इंडिया की पार्टिसिपेट अभी करती है। सो विल गेट टू सी कि जो टोटल पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की वो 48% के आसपास। तो मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप कोई भी काम कर रहा है तो इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी है कि उसे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इनफॉर्मल में भी ऐसे ही 51% का पार्टिसिपेशन रहेगा। और इसके एग्जांपल्स फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर का मैं को एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम देखें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में देखें। अब इसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल या ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज यहीं पे देखने को मिल जाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर L&T जैसी कंपनीज, ठीक है, अदानी अंबानी के थ्रू जो कंपनी चलाई जा रही है, बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस के थ्रू जो कंपनी चलाई जा रही है, ये आपकी होती हैं स्पेसिफिकली व्हाट वी कॉल देम, दे आर वर्किंग अंडर द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। इसी के तरफ आपके पास और भी कंपनीज और भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, सेम कंस्ट्रक्शन है, लेबर इज़ लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर इज़ कंस्ट्रक्शन लेबर। अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है तो ही हैज़ अ प्रॉपर सेंस ऑफ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल रहे हैं, बिकॉज टाटा की कंपनी हो या फिर और कोई कंपनी हो, L&T हो, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लेकिन इसी की तरफ से अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पर भी आपका लेबर तो वहाँ पर भी काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन लेबर, जैसे कि चाहे इंडिविजुअल के घर बनाने हो, चाहे आपकी रोड पे काम करने वाली लेबर हो, चाहे कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाली लेबर हो, या चाहे वो आपके फॉर्मल सेक्टर में भी क्यों ना हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी क्यों ना, अगर उनके ठेकेदार ने, उनके कॉन्ट्रैक्टर ने उनको रजिस्टर नहीं किया, वो डेली आ रहे हैं, बस अपना नाम लिखाते हैं रोज़ रजिस्टर में और कमा के शाम को पैसा लेके जा रहे हैं, 1000 रुपये 2000 जो भी उनको मिलता है वो लेके जा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हुए भी अनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इसीलिए ये नंबर आप देख रहे हो 51% का, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हुए भी ये लोग इनफॉर्मल हैं, ठीक है। और L&T जैसा एग्जांपल हमने लिया, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे L&T। तो ये आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का हम नाम ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए फॉर्मल सेक्टर में आपके पास L&T एग्जांपल है। वैसे ही आपके पास जो भी फर्दर लेबर वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड नहीं है या फिर रिकॉग्नाइज नहीं है बाय द एम्प्लॉयर इटसेल्फ, ठीक है, कि उसने अपना एम्प्लॉय से शो ही नहीं किया है, जैसा कि कई सारे ठेकेदार करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हुए भी दे आर इनफॉर्मल, दे आर इनटू इनफॉर्मल सेक्टर। अब इसी की तर्ज पे हम बात करेंगे अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, जहाँ पर आपके पास बहुत कम एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, वो आपकी फॉर्मल सेक्टर में आती है या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर नॉट टैक्सेबल है इंडिया में, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता, एंड उस पर किसी तरह की कोई, अब ना कोई फार्मर को रजिस्टर करता है, ना कोई फार्मर इस फील्ड में काम करने वाले जो लेबर है उसको रजिस्टर करते हैं। तो ये सारे के सारे इनफॉर्मली काम कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करता, कोई भी आपके साथ किसी भी तरह का सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट तो है ही नहीं। अगर खेत का जो मालिक है, ज़मींदार है, उसकी मर्ज़ी है तो आपको हो सकता है वो हॉस्पिटल में एडमिट करे और आपके भर्ती के पैसे भी दे दे, बीमार हो तो उसके पैसे दे दे, बट ऐसा होता नहीं। तो इसमें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी? देखो, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होते हुए आपके पास यू विल गेट एविडेंसेस, यू विल गेट टू सी कि कई बार आपको कुछ ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में भी काम एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। जैसे और
एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने बोला कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन इसके अंदर भी यू विल सी कि अगर कोई इन्वॉल्व है इन स्टोरेज अरेंजमेंट की स्टोरेज कैपेसिटी या कोल्ड स्टोरेज हाउसेस बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, वो एक गवर्नमेंट गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपना बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लेकिन फिर भी कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, बिकॉज कोल्ड स्टोरेज की परमिशन आपको एंड ऑल लेनी पड़ती है अकॉर्डिंगली। सो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हुए भी वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पे है। तो ऐसे बहुत कम होते हैं, इस करके यहाँ पे नंबर जो दिया गया दैट इज़ ओनली 0.75%, इतना ही परसेंटेज है, और बाकी 99% जो पॉपुलेशन है वो आपकी किस में है, दैट इज़ इनफॉर्मल प्रोफेशन में, किसकी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले 99% जो लेबर है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। और अगर इन जनरल अब हम बात करें तो इन जनरल आपकी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली वर्क फोर्स है वो सिर्फ 19% है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली ये 18% के आसपास है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, दिस डेटा इज़ यूज्ड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, अदरवाइज इस डेटा से आप क्वेश्चन एज सच नहीं आएगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, क्लियर। इसके बाद करते हैं एक इंटरेस्टिंग डेटा की। ये एक बार 2011 के सेंसस के बेसिस पे एक स्टडी की गई, एंड ये कोशिश की गई कि हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में उसको एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे एनालाइज करें, और इससे निकल के बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आया कि जो कम इलिटरेट है, जो कम कमाते, ये जिनकी जो पढ़ाई है वो कम है, इलिटरेट या तो कुछ नहीं पढ़े हुए या कुछ कम पढ़े हुए, उनमें जो इलिटरेसी है, उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम है। जैसे ये आप देख रहे हो 7.23% की अनएम्प्लॉयमेंट है उन लोगों में जो आपके बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए, इलिटरेट है। और जैसे जैसे आप देखोगे लिटरेसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। जैसे लिटरेट जो है उनमें 10.98% की अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो स्कूल को एटलीस्ट स्कूल गए हैं उनमें जो है 8.88% की जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। लेकिन ये देखिए द नंबर हेयर, जिनकी मैट्रिक्स हो चुकी है या मतलब 10th या +2 कर चुके हैं, या फिर किसी भी तरह का डिप्लोमा कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर सकते हैं, सीधा नंबर देखो कि एकदम से कितना हाई कर रहा है। पहले आपका 7, 8, 9 तक या 10 तक भी जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 14, 16 और अगेन 14% का जो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये ऐसा क्यों है इंडिया में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा है। इंडिया में ऐसा क्यों है, इसके कई सारे रीज़न माने जाते हैं कि जो इलिटरेट है वो कुछ भी काम करने को रेडी रहेगा और लेबर क्लास का काम अवेलेबल रहता है, लेकिन जो ग्रेजुएट है उसको स्पेसिफिक काम चाहिए, उसको डेस्क जॉब चाहिए और जो कि अवेलेबल नहीं है, तो वो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न बन जाता है। और ऐसे ही आपके पास टेक्निकल स्किल तो है, लेकिन आपका जो स्किल है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो लेबर का जो आपकी अदरवाइज मैनुअल लेबर है, जो इलिटरेट पर्सन है, ही कैन वर्क एनीवेयर, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी काम कर लेगा, वो किसी फैक्ट्री में भी काम कर लेगा, वहाँ पर उसको सिर्फ बोझा ढोना है एंड जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है वो कर सकता है, ठीक है, ही कैन वर्क एनीवेयर। बट दीज पीपल हु हैव सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्किल, अगर उस स्किल के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो दे विल रिमेन अनएम्प्लॉयड। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी इन इंडिया। नाउ अब हम बात कर रहे थे, हमने एक टर्म यूज़ किया था डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये माना जा रहा है कि इंडिया में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका जो शेयर है टोटल पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ हो रहा है, और ये काफ़ी आगे चल के इंडिया को काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। सो 2019 में हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे एक एनालिसिस किया गया कि 2010 से लेकर 2019 तक अगर हम देखें तो इंडिया में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन या जो आपका एज ग्रुप है विच इज़ बिटवीन 15 to 64, उसका जो ग्रोथ रेट है वो 1.2% के आसपास हो रहा है। ये टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वैसे, कि इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट इट इज़ अराउंड 1.2, जो एनुअल इंक्रीज़ है वो 1.2% का हो रहा है पॉपुलेशन में, और चाइना का अब कम होता जा रहा है, वो 0.5 पर आ चुके हैं। और इसी का हमें इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन का अगर फ़ायदा उठाना है, या फिर इसे दोनों तरफ से देख सकते हैं आप, नुकसान भी और फ़ायदा भी। अगर आपको फ़ायदे के टर्म में देखना है तो आप ये देखिए कि इंडिया की 67% जो पॉपुलेशन है वो अब जो है 15 to 64 ईयर्स की एज ग्रुप में आती है, मतलब वर्किंग एज ग्रुप में ये पॉपुलेशन आती है, वर्किंग एज ग्रुप में ये पॉपुलेशन आती है। तो इट कैन बी वेरी मच यूज्ड
फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इन सभी लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से इन्वॉल्व कर सकें, और एम्प्लॉयमेंट के लिए आप तभी इनको इन्वॉल्व कर सकेंगे अगर आपने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रखी हैं अपने सिस्टम में कि इन लोगों को नौकरी मिल पाएगी। और ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट होंगी? अगर इनके पास वो स्किल्स हैं जो नई इंडस्ट्रीज़ को चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम बनाता है, जैसे आपकी मुद्रा स्कीम। अगर गवर्नमेंट खुद से स्कीम अगर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम भी है, ठीक है, या फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर हायर नहीं भी कर पा रहे, तो एटलीस्ट मेक देम दैट मच कैपेबल कि खुद का ही बिजनेस शुरू कर पाएँ। तो आपने मुद्रा स्कीम चला दी ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ऐसे ही कई सारे और स्किल प्रोवाइड करने के लिए यू हैव वेरियस अदर डायमेंशन, ठीक है। So this is the data which you can read after this class through the PPT PDF. Clear? Now, so this is about the present structure. और लास्ट ईयर पेंडेमिक ने तो सब कुछ चेंज करके रख दिया है। सो अभी देखिए इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था ओवर द ईयर विद रिस्पेक्ट टू द अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, जो कि इंडिया में कभी आपके 2016 तक 9.7 तक हम ले आए थे, और उसे रिड्यूस करते हुए हम 3.4% भी ले आए थे 2017 में। बट उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से भी हम यहाँ पे इंक्रीज़ देख रहे हैं, बट इट वाज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल एंड अदरवाइज। बट जैसे ही लॉकडाउन होता है, जस्ट सी द स्पाइक जो यहाँ पर आया है अनएम्प्लॉयमेंट का। कितने सारी पॉपुलेशन आपकी एक साथ अनएम्प्लॉयड हो गई है। एंड अब लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है तो आप देख रहे हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हुआ है। और लास्ट ईयर अगर हम बात करें आफ्टर ऑल दिस तो 8.5% था, और अभी ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो आपके अभी भी इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी भी हम यही देख रहे हैं। एंड ऐसे ही कई और सेक्टर्स में भी यू आर एबल टू सी द सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड, ठीक है। तो दैट मे बी अ कंसर्न इन द रिसेंट टाइम, but the priority of the government is first to stabilize the economic condition so that it can be worked, the other things can be made to be work in the favor of the government or as per the government's ambitions or aspirations, ठीक है। तो अब एंड में मैं आपको कुछ स्कीम्स के नाम दे रहा हूँ, थोड़ा ब्रीफ में इसका डिस्क्रिप्शन है, बट इन स्कीम्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, समझना है और याद करना, बिकॉज स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको हमेशा रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये स्कीम्स को पढ़ रहे हो, समझ रहे हैं और याद करें। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, दिस इज स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ये अभी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में भी, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसमें इन दोनों स्कीम्स पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। अटल इनोवेशन मिशन हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। और स्किल डेवलपमेंट के, जैसे अभी हम स्किल्स की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन सम स्किल एनहांसमेंट, और इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक स्कीम लॉन्च किया हुआ, दैट इज़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। और एमजी नरेगा स्कीम तो हमें पता है कि जो रूरल सेक्टर है उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करती है, एंड एक गारंटी देती है कि अगर आप रूरल एरिया में हैं तो एटलीस्ट आपको 100 दिन का जो रोज़गार है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस स्टेप्स को आप डिटेल में कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इस साइड से आ जाए तो आप इजीली कर सकें। और इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं एक हैंडआउट भी दूंगा इन द कमिंग डेज। सो जस्ट फॉलो द टेलीग्राम चैनल एंड इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। यू कैन कॉन्टेक्ट थ्रू अस थ्रू देयर ऑल्सो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। नाउ हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है दैट इज़ इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड यहाँ पर मैं आपको एक और हेल्प एक्सटेंड करना चाहता हूँ राजमुद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से, बिकॉज यू नो दैट वी आर ट्राइंग टू हेल्प ऑल यू गाइस सो दैट आप इस 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसमें अच्छे स्कोर कर सके। सो इसी हेल्प को एक्सटेंड करते हुए आई एम शेयरिंग माई व्हाट्सएप नंबर विद यू। सो अगर आपको कुछ भी क्वेरी कंसर्न आता है आप मुझे व्हाट्सएप करें, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। सो यू नीड योर क्वेरीज टू बी आंसर्ड क्विकली। सो आप नोट कर लीजिए मेरा नंबर 8837636013। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। एंड जो भी क्वेरी आपकी हिमाचल की इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में होगी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में जो भी क्वेरी कंसर्न्स आपके होंगे आप मुझे कॉल करके, कॉल तो नहीं पिक हो पाएगी बिकॉज मे बी आई विल बी इन द क्लास, सो यू जस्ट टेक्स्ट मी, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल आंसर योर क्वेरी। चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस थिंग विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।